जो 4 एम्पियर की दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो पावर जो है एब्जॉर्ब हो रही होगी। 220 को मान लो 4 से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, कौन 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 ट्राई कर रहा है भाई, जरा उत्तम सिंह, जरा सा तुम लोग अपने तुम्हारे उसमें जूम पे जो है वो एक लिंक आ रहा होगा, उसको ग्रुप में शेयर कर दो, या मेरे उसके मोबाइल नंबर पे शेयर कर दो व्हाट्सएप में, तो हम ग्रुप में शेयर कर दें। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, शायद लिंक से कर लें। तुम लोग के उसमें लिंक शेयर का दिया होगा, तो मेरे नंबर पे लिंक शेयर कर दोगे तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, या हम ग्रुप ही ओपन कर देते हैं ना, कहाँ गए। आगे जगह तुम्हें तो इसे निकल जाते हैं। कोई तुम लोग के मित्र ज्वाइन न कर पा रहा हो तो उसको लिंक भेज दो, यूजली भी भेज दो, ग्रुप में भी भेज दो हमको। डायरेक्ट ग्रुप में भेज दो, ग्रुप ओपन है। तो हम ये बात कह रहे थे कि एक पावर एब्जॉर्ब्ड है या पावर डिलीवर्ड है या पावर बीइंग डिलीवर्ड है, इसके लिए एक साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। साइन कन्वेंशन ऐसा बनाया कि जो प्लस टर्मिनल जहां मार्क होगा उससे हम करंट को एंटर कराएंगे, और फिर उस करंट को वोल्टेज जो दी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी जो पावर आएगी, पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो ऐसी जो पावर आएगी उसको बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब। अगर वो पॉजिटिव आई तो इसका मतलब पावर वो सर्किट एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर वो निगेटिव आई तो इसका मतलब कि पावर वो सर्किट एलिमेंट डिलीवर कर रहा है। तो अगर पहले वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो 220 मिली वोल्ट दिया है और 4 एम्पियर की करंट दी हुई है। ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती हुई करंट है। तो इस करंट को 4 एम्पियर को 220 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.88 जो है वो वॉट आएगा। तो 0.88 वॉट है, तो इसको मिली वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 880 मिली वॉट आ जाएगा। और 220 मिली वोल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये 880 मिली वॉट की जो पावर आ रही है ये पावर एब्जॉर्ब है। यानी कि इसका अगर आंसर पूछे
2.6 में कि पावर बीइंग एब्जॉर्ब, तो इसका मतलब ए वाले केस में पावर जो बीइंग एब्जॉर्ब है वो 880 मिलीवाट है। लेकिन जैसे बी वाला केस है, इसमें निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, जैसे -1.75 इस डायरेक्शन में दी हुई है, और हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि हम करंट को प्लस वाले टर्मिनल से एंटर करता हुआ मान रहे हैं, जबकि इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो हमारी कन्वेंशन के हिसाब से जो करंट है वो 1.75 हो जाएगी, 1.75 हो जाएगी, और वोल्टेज जो है वो -3.8 होगी। तो अगर हम -3.8 को 1.75 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो 6.65 वाट आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। जब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 को -3.8 को, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी कि पावर जो है वो बी जो एब्जॉर्ब है वो माइनस में आएगी। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? इसके बाद एक मिनट, और इसी तरह जो ये वाला सवाल सॉल्व करवाया गया था पिछली बार, सी वाला, इसमें भी कन्वेंशन हमेशा, बस एक कन्वेंशन ध्यान रखना है कि जो भी करंट दी हुई हो उसको हम प्लस टर्मिनल से एंटर कराता हुआ करंट देखें। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में सी में 3.2 बाहर की ओर जा रही है, तो प्लस टर्मिनल से अंदर आती हुई -3.2 होगी, तो -3.2 को यहाँ पे जो भी वोल्टेज दी होगी t=5 मिली सेकंड वगैरह पे, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। जैसे फिगर बी में वो पूछ रहा है 2.7 एग्जांपल देखोगे, वो पूछ रहा है कि डिटरमिन द पावर बीइंग जनरेटेड बाय द सर्किट एलिमेंट इन फिगर 2.14 बी। तो जैसा हमने बताया कि हम सर्किट हमेशा पावर एब्सॉर्ब निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में दी हुई है, और हमारा कन्वेंशन ये है कि करंट प्लस टर्मिनल से अंदर आती हुई मानेंगे। तो प्लस टर्मिनल से अगर अंदर आती हुई इस डायरेक्शन में करंट लोगे, तो ये यहाँ पे -1.75 है, ये डायरेक्शन उसकी उल्टी है, इसलिए करंट की वैल्यू +1.75 हो जाएगी। तो जब +1.75 को ये वोल्टेज जो दी है -3.8 वोल्ट, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में जो आएगा वो पावर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो माइनस में आ रही है, यानी एक्चुअली जो पावर है वो डिलीवर की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट एलिमेंट है बी वाले फिगर में, ये पावर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसीलिए जब इसमें पूछ रहा है कि डिटरमिन द पावर बीइंग जनरेटेड बाय द सर्किट एलिमेंट, इसीलिए जो है इसको 6.65 वॉट प्लस में लिखा रहा है। अगर ये बात समझ गए हो तो ठीक बात है, नहीं समझ गए हो तो फिर पूछोगे तो फिर बताएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पिछली बार ये भी डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के यहाँ पे जो है सिंबल बने हुए हैं, ये सब जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है कि इसकी जो वोल्टेज है वो किसी भी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और किसी भी सर्किट, और सर्किट के जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट की उसकी जो है वो वोल्टेज रहेगी। लेकिन ये आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल में देखोगे तो जब ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगती है किसी भी वोल्टेज सोर्स से, तो उसकी वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कभी घर वगैरह में देखोगे तो जब एसी वगैरह ऑन करो, एसी या जो है प्रिंटर ही ऑन करो, प्रिंटर भी काफ़ी उसकी मोटर काफ़ी जो है वो करंट लेती है, तो प्रिंटर ऑन करो तो ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब वगैरह 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा धीमे पड़ जाते हैं। इसलिए धीमे पड़ जाते हैं क्योंकि वो एकाएक जो स्टार्टिंग करंट होती है मोटर की, चाहे वो प्रिंटर का हो चाहे एसी का हो, तो वो एक जो स्टार्टिंग करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक बार मोटर स्टार्ट होकर रन करने लगती है तो उसके बाद जो है करंट कम हो जाती है। लेकिन उस मोमेंट पे जब स्टार्ट करो तो करंट बहुत ज़्यादा होती है। तो करंट बहुत ज़्यादा होती है तो जो सप्लाई होती है, जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, जो बोर्ड से वोल्टेज आ रही है,
वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इस वजह से जो ट्यूबलाइट वगैरह है या बल्ब वगैरह है, वो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देखोगे तो धीमा होता है, फ्लक्चुएशन होता है उसमें। तो ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ करंट। कितनी भी करंट इससे ड्रॉ कर लो, वोल्टेज इसकी कांस्टेंट बनी रहती है। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली ऐसा होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट रहे और करंट काफ़ी बढ़ाते जाओ, तो एक तरह से ये तो इनफाइनाइट सोर्स हो जाएगा एनर्जी का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कहीं पे इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो। तो इसलिए ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट साइड में एक गोला, उसमें तीर का निशान, एरो का निशान लगा हुआ है। आइडियल करंट सोर्स जो होता है, ये भी जो है वो आइडियल ही होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। आइडियल करंट सोर्स में ऐसा मान के चलते हैं कि ये, अगर इसकी सोर्स करंट आई एस है या जो भी हो, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, तो जितनी भी ये करंट दे रहा है उतनी देता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्किट। यहाँ पे तुम कोई भी सर्किट लगाते जाओ, कितनी भी वोल्टेज ड्रॉप होती जाए, ये करंट आई एस देता रहेगा। तो आइडियली ऐसा भी नहीं होता है। जब जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्किट लगाए जाते हैं या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लगता है, तो जो सोर्स करंट है वो कम होने लगती है। यहाँ पर भी लॉजिक वही होता है कि अगर आई एस हमेशा कांस्टेंट रहे फॉर एवरी वोल्टेज, तो ऐसे तो बहुत बड़ी ज़्यादा वोल्टेज देते जाओगे आउटपुट में, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आई एस से, तो पावर जो है इनफाइनाइट की तरफ पहुँचती जाएगी। तो इनफाइनाइट पावर या इनफाइनाइट एनर्जी कोई सोर्स दे, ऐसा तो इस दुनिया में संभव हुआ नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रैक्टिकल सोर्स नहीं हो सकता है। ये केवल थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए और मॉडलिंग के लिए यूज होता है। ये एक वोल्टेज सोर्स होता है, ये करंट सोर्स होता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसमें कि जैसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, वैसे ही डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट सोर्स भी होता है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, तो उसकी वोल्टेज सर्किट में ही कहीं कोई और वोल्टेज या कोई और करंट होगी, उसके ऊपर उसकी वोल्टेज डिपेंड करेगी। और ऐसे ही जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, उसकी करंट सर्किट में ही कहीं कोई और वोल्टेज या कहीं कोई और करंट हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो दो तरीके का हो गया। एक जो है वो करंट कंट्रोल्ड हो गया, और एक वोल्टेज कंट्रोल्ड हो गया। वोल्टेज सोर्स तो है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन एक जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है और एक करंट कंट्रोल। सीधी सीधी बात ये है कि या तो उसकी वोल्टेज जो है करंट पे डिपेंड कर रही है या तो वोल्टेज पे। तो इस तरह से मिला के 4 तरीके के डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो बस, और इसके ये सिंबल है डायमंड शेप का वगैरह वगैरह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि ये सर्किट तुम लेफ्ट में देख रहे हो, फिगर 2.9, ये ए वाला सर्किट देखना। तो इसमें यहाँ पे कुछ सर्किट एलिमेंट बने हैं और फलाना धमाका बना हुआ, सब मार्क है। यहाँ V2 मार्क है, ये 5 V2 नाम है, वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि इन द सर्किट ऑफ फिगर 2.1 है, इफ V2 इज नोन टू बी 3 वोल्ट, V2 यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट है V2, तो फाइंड VL, तो यहाँ पे VL फाइंड आउट करना है। तो इतना तो इंटरम बताया गया, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज होगी VL, इसके अक्रॉस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पैरेलल में है, तो VL देखोगे तो वही वोल्टेज होगी जो कि यहाँ पे होगी, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 5V2 है, तो VL जो है 5V2 हो जाएगी। और 5V2, V2 की वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है 3 वोल्ट, यहाँ पे V2 3 वोल्ट दिया है, तो 5V2 मतलब V2 3 रखोगे तो 5×3 = 15, तो ये 15 हो जाएगी। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी, ये पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो VL भी 15 वोल्ट हो जाएगी। बात समझ में ना आएगी यहाँ तो वहां पे पूछ लेना। जैसे ये एग्जाम्पल 2.9 है, ये करोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा
इसमें कह रहा है फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट। तो वो ये टर्म देखना कि वो एब्जॉर्ब इसीलिए इटैलिसाइज्ड लिखा हुआ है कि हमको क्या बताना है, पावर एब्जॉर्ब्ड। तो मान लो ये लेफ्ट में मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, ये एक करंट सोर्स है और इसमें 7 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये वोल्टेज पोलरिटी दी है प्लस और ये माइनस दिया हुआ है। तो अभी हम बता रहे थे कि जब भी हम निकालें तो हम एक साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बैठा लें तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। हम ये मान के चलें कि हमारा पैसिव साइन कन्वेंशन ये है कि हम करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हुए मानेंगे। तो यहाँ पे करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से देख रहे होगे कि निकलती हुई है 7 एम्पियर की। तो हमारा डायरेक्शन हम ये मानते हैं कि प्लस टर्मिनल से अंदर आती हुई है होगी। तो जो करंट प्लस टर्मिनल से अंदर आती हुई होगी वो -7 एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ पे -7 एम्पियर करंट हो गई और वोल्टेज 8 हो गया। तो और 56 वोल्ट, तो 56 वोल्ट, लेकिन ये करंट माइनस में हम लेके चलेंगे जबकि ये प्लस वाले टर्मिनल से अंदर आ रही होगी। तो -56 वोल्ट आएगा। तो -56 वोल्ट जो है वो पावर एब्जॉर्ब्ड होगी। तो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो -56 वोल्ट होगी। तो इसलिए आंसर में यहाँ पे -56 वॉट लिखा हुआ है। तो इसका कॉमन सेंस से मतलब ये है कि अगर पावर एब्जॉर्ब्ड -56 वोल्ट है तो ये जो भी सर्किट एलिमेंट होगा वो 56 वॉट पावर जो है वो माइनस में 56 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब कि वो 56 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। और वैसे भी करंट सोर्स यदि पावर डिलीवर करेगा एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट अगर देखोगे तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में दी हुई है 2 एम्पियर, यानी कि ये पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये प्लस टर्मिनल से ही एंटर कर रही है। तो 2 एम्पियर ये हो गया और 8 वोल्ट ये, यानी कि 16 वाट। तो 16 वाट पावर एब्जॉर्ब हो रही है और ये पूछ भी रहा है कि पावर एब्जॉर्ब 16 वाट है, तो इसलिए 16 वाट लिख दिया। अगर यही पूछने लगे यहाँ पे कि पावर डिलीवर्ड कितनी है तो हम निकालेंगे तो इसी तरीके से। बस चूंकि ये पावर एब्जॉर्ब 16 वाट है तो पावर डिलीवर्ड जो है वो -16 वाट हो जाएगी। एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड उल्टा है एक दूसरे का। फिर इसी तरीके से 12 वोल्ट वाले का निकालोगे तो भी इसी तरह से निकल जाएगी, 20 वोल्ट निकालोगे तो भी निकल जाएगी, ये वाला निकालोगे तो भी निकल जाएगी। जो सवाल बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचा हुआ वो करके देखना, ना आए तो बताना। फिर उसके बाद एक टॉपिक ये है कि नेटवर्क एंड सर्किट, ये भी डिस्कस हो रहा है पिछली बार। कई सर्किट एलिमेंट को जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे ये जो बना हुआ है पत्थर की तरह, स्टोन की तरह, ये कोई सर्किट एलिमेंट है। और ये तो वोल्टेज सोर्स, ये भी एक सर्किट एलिमेंट होता है, ये वोल्टेज सोर्स ये भी सर्किट एलिमेंट होता है। तो कुल मिला के उसका कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंट सर्किट एलिमेंट को ऐसे जोड़ा जाए तो ये जो फिगर ए है ये एक नेटवर्क बन जाता है। और अगर ये नेटवर्क क्लोज भी हो, फिगर ए में देखोगे तो क्लोज नहीं है ये, यहाँ पे देखो ओपन बना हुआ है, लेकिन इस वाले बी वाले में देखोगे तो ये पूरा ऐसे से लूप बन जा रहा है, ये क्लोज्ड है। तो सर्किट एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन कर दिया। अगर ओपन है तो वो नेटवर्क होगा और अगर क्लोज्ड है तो उसको नेटवर्क की जगह सर्किट कह देंगे। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन नेटवर्क एंड सर्किट में। क्लोज्ड है तो वो सर्किट कहलाएगा, क्लोज नहीं है लेकिन इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज नेटवर्क। सर्किट एलिमेंट के बारे में छोटी सी जानकारी है, थोड़ा महीन है। ये जो सर्किट एलिमेंट होते हैं, जितने जो रजिस्टर वगैरह होते हैं, पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रजिस्टर हम लोग बताते हैं कि V=IR वगैरह वगैरह, ये रजिस्टर जो है वो एक्चुअल रजिस्टर जो खरीदोगे बाजार में वो वैसा ही बिहेव करे जैसा हम लोग देख रहे हैं V=IR वगैरह फॉलो करे, ये हमेशा जरूरी नहीं होगा। ये जो हम लोग रजिस्टर की वैल्यू वगैरह देखते हैं लिखी हुई फिक्स, जैसे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो एग्जैक्टली 10 ओम का नहीं होता, उसमें कुछ वेरिएशन होता है। तो हम लोग आइडियली जो यूज करते हैं किताबों में और न्यूमेरिकल में, वो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है। वो एक्चुअल रजिस्टर जो बाजार में मिलता है या कोई भी डिवाइस
जो एक्चुअल बाजार में मिलती है उसका केवल मैथमेटिकल मॉडल होता है। ओम्स लॉ पिछली बार डिस्कस हो गया था। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये एक जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 560 ओम के रजिस्टर है, शोन इन फिगर 2.24b। 2.24b माने ये वाला is connected to a circuit which causes a current of 42.4 milliampere to flow through it. Calculate the voltage across the resistor and power it is dissipating. तो इसमें जैसे वोल्टेज अगर मान लो निकालना है तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट भी दी हुई है, तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगी 23.7 वगैरह जो भी कैलकुलेशन करके आए। और फिर पावर निकालने के लिए कई फॉर्मूले हैं, वी आई से निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर से निकाल सकते हो, आई स्क्वायर बाई आर है, तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसको देखोगे तो कर लोगे तो खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला दूसरा न्यूमेरिकल है, ये भी ट्राई करना, ये भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। एक फॉर्मूला इंटर में और पढ़ोगे रेजिस्टेंस का, जो कि फिजिकल जो डायमेंशन होती है किसी वायर की उस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी वायर का जो अगर इस तरीके का वायर हो, तो यहाँ पे फिगर में सामने देख रहे होगे, इसका रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पे जान लो कि रो जो है वो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ द वायर होती है और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ पे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और उसकी रो, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल का वो वायर है उसके ऊपर रो की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो। तो अगर इसमें कोई छोटे फॉर्मूले के रूप में कोई न्यूमेरिकल वगैरह कभी कभी देता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। इसमें किसी तीन चीज की वैल्यू दे देगी, एक चीज की वैल्यू जो वो पूछ लेगा। और ये जो AWG वायर्स होते हैं, जैसे ये वायर गेज है, तो वायर के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जितना आता होता नहीं है सर। ये जो है वायर के नाम है या स्टैंडर्ड होते हैं, स्पेसिफिकेशन इस तरीके से जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, और ये उसका मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है वगैरह वगैरह, और ये यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी एट सर्टेन टेम्परेचर दी रहती है। तो इस तरीके का डेटा जो अगर कहीं पे देगा तो उस डेटा की मदद से, जैसे यहाँ पे ये जो है दिया हुआ है कंडक्टर की साइज वगैरह मान देखते हैं, 28 24, ये जो है उसकी साइज को स्पेसिफाई करने का तरीका होता है। जैसे कोई कह दे कि 28 वायर गेज का जो है तार है या 24 वायर गेज का तार है, तो उसमें बस इतना देखना होता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस टेबल से मिल जाता है, और उसके कितने ओम्स है पर 1000 फीट पे 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो पता चल जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का डेटा जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है कि इतने वायर गेज का तार है या इतने वायर गेज का तार है, तो उसका मतलब कुल मिला के यही होता है कि उससे उसकी रेजिस्टिविटी और उसके डिफरेंट डायमेंशन या डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है वो पता चल जाते हैं। न्यूमेरिकल में देगा तो ये टेबल या तो दे देगा, तो टेबल से देख करके निकाल लोगे, और नहीं देगा तो वो डायरेक्ट जो है वैल्यू ही दे देगा। जैसे जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक डीसी पावर लिंक है टू बी मेड बिटवीन टू आइलैंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स। तो 24 माइल्स मतलब उसने लेंथ दे दी तार की, और ऑपरेटिंग वोल्टेज 500 किलो वोल्ट है, एंड द सिस्टम कैपेसिटी 600 मिली वॉट। तो 600 मिली वॉट मतलब उसने पावर दे दी, यहाँ पे वोल्टेज दे दी 500 किलो वोल्ट की। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम डीसी करंट फ्लो। तो P इक्वल टू वी आई लगा करके पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई, करंट निकल जाएगी,
एंड एस्टिमेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द केबल। तो रेजिस्टिविटी निकालनी है तो R इक्वल टू रो एल बाई ये वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा करके यहाँ से माइल्स वगैरह में जो दिया है उसको मीटर वगैरह में कन्वर्ट करके निकालोगे तो सिंपल फॉर्मूले पे है वो निकल जाएगी। नहीं आएगी, अगर नहीं आया अगर ये सवाल तो फिर बताना, केवल सिंपल, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। पिछली बार ये चीज डिस्कस हुई थी कि 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट जो है सीमेंस होती है। तो जहाँ पर 1/r वगैरह यूज हो वहां पर जी लिख करके उसकी यूनिट सीमेंस यूज करते हैं। कहीं कहीं पे सीमेंस की जगह शुरू में ओम का उल्टा, चूंकि जी को डिफाइन करते हैं, जी इक्वल टू 1/r डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसकी sorry, इसकी यूनिट कहीं कहीं पे महो या MHO भी लिखते थे। अभी भी लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पहले लिखते थे, अभी भी लिखते हैं। सीमेंस तो किताबों में भी कम ही दिखता है, इलेक्ट्रिकल में ये सब ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रिकल किताबों में देखोगे तो महो काफी यूज होता है। दो टर्म यहाँ पे हैं जो कि जनरली कॉमन उसमें भी यूज होते हैं, और वैसे भी जहाँ भी सर्किट वगैरह की बात होगी ये होता है। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि बस जैसे तार कहीं कनेक्टेड है तो उसको बीच में से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो जैसे ये है, तो ये मान लो एक तार है और ये एक तार है, और इसके बीच में जो है स्पेस खाली रह गया, जी कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो इस सिचुएशन को कहते हैं ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में तुम देख लो कि करंट हमेशा जीरो होगी। भाई करंट पास करने के लिए पाथ ही नहीं तो करंट कहाँ ले जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। ये अक्सर इसमें यूज होता है इलेक्ट्रिकल वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो ये ओपन सर्किट होता है, और क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है कि इसको तार को हम कनेक्ट कर दें तो ये हो गया क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में हमेशा जो है ये देखोगे कि दो पॉइंट कोई भी लोगे, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। और ऑब्वियस सी बात है जब ये कनेक्टेड है, ये जैसे अगर तार है ना, ये तार हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइन जो है तार है। तो जो तार देखते हो ना, कनेक्टिंग वायर जो घरों में यूज होता है या जो कहीं भी सर्किट में कनेक्टिंग वायर सब लोग जानते ही होंगे। तो कनेक्टिंग वायर्स को हम मानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। आइडियली ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज उसका रेजिस्टेंस जीरो ही मानते हैं। तो अगर हम उसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दें तो इससे जो है करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन कोई इस पॉइंट या किसी भी तार के इस पॉइंट इस पॉइंट या किसी भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, करंट फ्लो करती है उसमें। लेकिन जैसे अगर ओपन सर्किट हो जाए, ये सिचुएशन हो जाए ओपन सर्किट, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच जो है करंट जीरो हो जाएगी। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक अलग पॉइंट होगा, ये एक अलग पॉइंट होगा। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन करंट जो है इसके बीच जीरो होगी, करंट फ्लो कर दिख ही रहा है। इसको ओपन सर्किट कहते हैं। और दो पॉइंट के बीच में तार से कनेक्ट कर दें तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि वो दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, करंट एग्जिस्ट करती है। जबकि दूसरे इस वाले केस में करंट जीरो हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। छोटे छोटे टर्म है ये, कहीं पर बस आ जाते हैं। अगर ये चीजें तुम्हारी समझ में आई हैं तो ये थर्ड वाला प्रॉब्लम है। ये थर्ड वाली प्रॉब्लम जरा सा अटेम्प्ट करके थोड़ा सा हमको बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ मदद करें। लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा शुरुआत करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा कि क्या सोच रहे हो तुम।
थर्ड वाली प्रॉब्लम जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ये 2.5 मिनट बचा हुआ है, तो हो सकता है कि 2.5 मिनट बाद खत्म हो जाए, तो हम फिर से जो है वो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। कितना बज रहा है? 5 बजे से फिर से नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। तो ये जो थर्ड वाली प्रॉब्लम है 6 बजे से। हाँ सॉरी 6 बजे से, तो 6 बजे से नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। तो ये वाली प्रॉब्लम जो थर्ड वाली है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट करने में समय लगेगा। और हमें थोड़ा बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और ये अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें से अगर कुछ चीज पूछना चाह रहे हो तो भी पूछ सकते हो। अभी तक में जो पढ़ाया वो समझ में आ गया सब कुछ? अगर समझ में आया है तो थर्ड वाली प्रॉब्लम में ये चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, q इक्वल टू 18t² माइनस 2t टू दी पावर 2 t टू दी पावर 4। तो ए में पूछ रहा है कि व्हाट टोटल चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, और वगैरह वगैरह उसके बाद पूछ रहा है। तो ये है तो नहीं कोई खास सवाल, लेकिन देखें तुम कैसे सोचते हो। कोई बताएगा कैसे होगा थर्ड वाले प्रॉब्लम? तो कौन बताएगा भाई कि कैसे होगा ये वाला सवाल? कोई बताएगा? आप बता दीजिए सर। पहले वाले का सर आ रहा है सर, Q इज इक्वल टू सर 40 कूलम। हाँ सही बात है, q इक्वल टू 40 किलो। शील निधि त्रिपाठी। यस सर। तो इसमें कह रहा है, जिसको मतलब ना समझ आए उसके लिए बता रहे हैं कि जिसमें कह रहा है कि टोटल चार्ज जो है वो एक्यूमुलेटेड बाय ए सर्टेन डिवाइस इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट होता है, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, 18t² माइनस 2t टू दी पावर 4। एसआई यूनिट मतलब चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम होती है। ए में पूछ रहा है कि व्हाट टोटल चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है, तो q इक्वल टू जो है 3t² वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें t की जगह 2 सेकंड लिख देंगे तो 40 कूलॉम आ जाएगा। ठीक बात है, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फंक्शन वंक्शन इंटर में सब पढ़ के आते हो, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है ये फंक्शन वंक्शन है, फंक्शन में कैसे वैल्यू रखी जाती है, कैसे निकाली जाती है, सब इंटर में है कैलकुलस में। फिर दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द इंटरवल 0 to 3 सेकंड एंड व्हेन डज इट अकर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड निकालना है कि मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड क्या होगा। तो ये कोई बताएगा मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड कैसे निकलेगा? कोई आइडिया, कोई कुछ? हमको ये नहीं समझ में आता है ना असल में ऑनलाइन में कि पता नहीं तुम लोग क्या समझ रहे हो, यही हमको नहीं समझ सर में आता इसका तो सर ये जो इक्वेशन दी हुई है सर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सर आ जाएगा, टाइम निकल के आएगा सर t इज इक्वल टू 2.12 सेकेंड्स। हाँ सही बात है। तो ये जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होगे ना इंटर में। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कोई फंक्शन जो है वो मैक्सिमम मिनिमम उसको निकालने के लिए क्या करते थे, तो उसको डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट डिफरेंशियल जो है उसका 0 कर दें, तो उस पर जो है मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो यहाँ पे q दिया हुआ है, इसका dq/dt निकाल लें, और dq/dt निकाल के 0 कर दें, तो t की वैल्यू जो है 2.12 सेकेंड आएगी। बात सही कह रहे हैं। तो उसी टाइम पे मैक्सिमम चार्ज होगा। तो फिर t की वो वैल्यू जो है q इक्वल टू 18t² वाला जो फार्मूला है उसमें रख दें। तो रख के देखो कितनी वैल्यू आती है,
2.12 सेकेंड। ये वाली बात और लोगों को समझ में आ रही है कि मैक्सिमम मिनिमम वाली? सर मैक्सिमम वाली एक बार और बता दीजिए, बी वाला। किसी भी फंक्शन का बी में जैसे पूछ रहा है ना कि क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, पूछ रहा है कि इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड, यानी मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड क्या होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम इंटर में रहा होगा मैथ में। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी निकालेंगे। तो अच्छा रुको, कहाँ गया? रुको एक मिनट। एक मिनट रुको। Q इक्वल टू 18t² माइनस 2t⁴ दिया हुआ है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जब निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी वो इससे डिसाइड होता है कि डी क्यू बाई डी टी या कोई भी फंक्शन जो है उसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी निकालेंगे तो इतना तो पढ़े ही होगे कि इसका करेंगे तो ये t² का हो जाएगा 2t, तो 18×36t, ये हो जाएगा 36t, माइनस ये हो जाएगा 4×8, 8t³, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालोगे तो 36t माइनस 8t³ निकल आएगा। इसको जीरो कर दोगे तो t इक्वल टू या तो जीरो आएगा या तो t इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे तो 2.12 सेकेंड आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो t इक्वल टू 2.12 सेकेंड पे मैक्सिमम चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होगा। ये और क्या वो चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे उसके बाद पूछा कि t इक्वल टू इतने सेकंड पे तो होगा, लेकिन उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो t इक्वल टू 2.12 सेकेंड पे t इक्वल टू 2.12 क्यू वाले एक्सप्रेशन में लिख दोगे तो उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। जैसे
यहाँ पे 18t² लिखा है तो t की जगह 2.12 का स्क्वायर कर दोगे -2 और t की जगह 2.12 से कर लिख दो 2.12 की पावर 4 और इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है तो 40.6 हाँ सही बात 40.6 है तो अगर अभी भी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बोलोगे तो बता देंगे और ये सी वाला जरा बताओ at what rate is charge being accumulated at t equal to 0.8 seconds 24.7 हाँ 24.7 क्या यूनिट होगी एम्पियर हाँ एम्पियर या कूलम पर सेकंड चार्ज का रेट मतलब कूलम पर यूनिट टाइम तो वो कूलम पर सेकंड क्या लो एम्पियर का रेट की बात करें तो ये वाला जिसको नहीं समझ में रहा उसके लिए बता दें कि व्हाट रेट इज चार्ज बीइंग एक्यूमुलेटेड एट t इक्वल टू दिस का मतलब ये होता है कि तुम dq/, रेट पूछ रहे हैं ना तो रेट मतलब होता है कि dq/dt मतलब उस चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dq/dt निकालोगे तो जैसे पहले निकलते 36t - 8t³ आएगा और t इक्वल टू 0.8 रख दोगे तो 24.704 वगैरह वगैरह आ जाएगा यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ तो हम बताएं इस वाले सवाल में अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछो तो इसी तरीके से बाकी सवाल भी हैं इसके सवाल एग्जाम्पल तो मान लो हम एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं और जो बुक शेयर कर दी तुम्हारे ग्रुप में उसमें जो एक्सरसाइज के सवाल है वो भी इसमें इसी तरीके के हैं तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा मोस्टली बहुत कठिन तो नहीं आना चाहिए पावर एब्जॉर्ब वगैरह के बारे में जो बात कर रहे थे जैसे मान लो 26 वाला सवाल है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इसमें पावर एब्जॉर्ब पूछ रहा है तो पावर एब्जॉर्ब का बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक कन्वेंशन बना लिया है हमने कि प्लस वाला जो टर्मिनल है उससे करंट जो एंटर होती होगी वो वाली करंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज वो करेंगे और जो आएगा वो पावर एब्जॉर्ब होगा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब पावर वो सर्किट एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है निगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो सर्किट एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है यहाँ पे जैसे ये ए वाला है इसमें निकालना है तो जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही प्लस टर्मिनल से अंदर जाएगी करंट 1 पिको एम्पियर की वोल्टेज 6 वोल्ट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव होगा जो भी गुणा मार करके आ जाएगा इस वाले में देखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर एंटर कर रही है वोल्टेज 1 वोल्ट है मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा तो पावर बीइंग एब्जॉर्ब पावर ये वाला करंट एलिमेंट रजिस्टर दिख ही रहा है रजिस्टर पावर एब्जॉर्ब ही करता है दो तरह के एलिमेंट होते हैं एक एक्टिव एलिमेंट होता है पैसिव सर्किट एलिमेंट होता है एक्टिव सर्किट एलिमेंट से ये मतलब होता है कि वो पावर को डिलीवर कर रहा होगा जैसे करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा और जो पैसिव सर्किट एलिमेंट होते हैं जैसे रजिस्टर वगैरह ये पावर एब्जॉर्ब करते हैं तो वैसे भी रजिस्टर है तो पावर एब्जॉर्ब ही करेगा यहाँ पे थर्ड वाला जो सी वाला एग्जाम्पल है इसमें देख रहे हो कि करंट चाहे इसकी करंट सोर्स जो है इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर की ओर ऐसे जा रही है यानी प्लस टर्मिनल के बाहर जा रही है जबकि हमारा कन्वेंशन ही होता है कि हम वो वाली करंट कंसिडर करते हैं जो प्लस टर्मिनल के अंदर आ रही हो तो प्लस टर्मिनल से अंदर आती हुई करंट मतलब उल्टी मतलब -2 एम्पियर होगी और वोल्टेज 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो 10 दूनी 20 -20 वाट होगी तो -20 वाट हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से -20 वाट इज द पावर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एलिमेंट तो -20 अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब कि ये हुआ कि 20 वाट ये डिलीवर कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे जैसे पूछा है ना कि पावर एब्जॉर्ब तो सी वाले केस में पावर एब्जॉर्ब -20 वाट आएगी पावर एब्जॉर्ब -20 वाट आएगी यानी कि डिलीवर पावर 20 वाट आएगी और होनी भी चाहिए करंट
सोर्स यदि पावर डिलीवर करेगा एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं। इसी तरह से जो 27 वाला सवाल है उसमें भी यही साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हुए लगाओगे तो ये वाला सवाल भी हो जाएगा। और सवाल ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना। क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग का पेपर ये वाला लास्ट में बताया गया है, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी की वजह से कुछ चीजें तेजी से हो रही हैं, तो अगर कहीं पे लगे कि ज्यादा तेज हो जा रहा है तो वहां पे बताओगे तो उस चीज को कोशिश की जाएगी कि तुम्हारे हिसाब से किया जाए। एक टर्म होता है नोड। तो नोड क्या होता है, जैसे ये एक सर्किट बना हुआ है, तो नोड क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, तो कोई भी दो सर्किट एलिमेंट, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को नोड कहेंगे। जैसे पॉइंट 1 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला एक सर्किट एलिमेंट जो करंट सोर्स से ये कनेक्ट हो रहा है, एक रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, एक ये वाला रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, एक ये वाला रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 तीन 4 सर्किट एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो इसको नोड कह देते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट 3, यहाँ पर भी ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, एक सर्किट एलिमेंट ये, एक सर्किट एलिमेंट ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक नोड हो गया। ये एक और नोड हो गया जहाँ पर कि यहाँ से ये करंट सोर्स कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक नोड हो गया। तो नोड का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जिस पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है वो नोड होता है। और ध्यान देने की बात बस इतनी सी है कि नोड जो है, जैसे ये एक जो बी वाला पार्ट है वो सर्किट ए का ही डिफरेंट तरीके से इसमें बनाया गया है सर्किट बी को। इसमें ये रजिस्टर ऐसे जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर जैसे जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। इसमें क्या किया है, इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे। तो ये एक नोड दिख रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और ये एक नोड दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये नोड और ये वाला नोड, ये जो दोनों नोड जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये नोड एक ही नोड है। अगर कोई नोड है और वो एक सिंगल वायर से, मतलब कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है किसी दूसरे पॉइंट से, तो जितने भी पॉइंट उस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं वो सब एक ही नोड गिने जाएंगे, वो कई नोड नहीं होगा। जैसे ये नोड है तो ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये सब इसी नोड से, क्योंकि इस कनेक्टिंग, ये जो तार जो लाइन दिखाती है ना सर्किट में, ये कनेक्टिंग वायर होता है। तो ये कनेक्टिंग वायर से तुम्हारे जितने भी पॉइंट कनेक्टेड हैं वो सब जो है वो एक ही नोड है। अब यहाँ पे देखो तो एक रजिस्टर आ गया, तो अब चूंकि ये रजिस्टर आ गया तो इसलिए इसके बाद ये वाला वायर और ये वाला वायर वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है दोनों पॉइंट, ये एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए ये दूसरा नोड होगा। अदरवाइज यहाँ से लेकर के यहाँ से जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो ये सारे पॉइंट एक ही है। इसको चाहे तुम जैसे बना लो, लेकिन है ये एक ही, तो ये एक ही नोड काउंट होगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ कोई भी पॉइंट तुम बना लो, वो है नोड यही, वो नोड यही कहलाएगा। तो ये एक नोड हुआ, ये यहाँ से लेकर ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक नोड हुआ। तो ये बनाने को जरूर इस तरह से बना दिया गया है, लेकिन ये है एक ही नोड। इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। तो इस चीज को कहते हैं नोड। दो या दो से अधिक जो है सर्किट एलिमेंट जहाँ कनेक्टेड होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं नोड। हाँ, बोलो बोलो। और ब्रांच होती है, जैसे यहाँ से, अगर यहाँ से हम यहाँ से इस नोड से ट्रेवल करें, ट्रेवल करके इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए यहाँ तक आ जाए, तो इसको एक ब्रांच कहते हैं। ब्रांच का मतलब ये समझ लो कि एक सर्किट एलिमेंट और उसके दो तरफ का जो कनेक्शन पॉइंट होगा, ये सर्किट एलिमेंट रजिस्टर है और ये इसका एक नोड, और इधर से जाओगे तो ये एक नोड, ये एक ब्रांच हो जाती है।
नंबर ऑफ ब्रांच अगर किसी सर्किट में पूछे कि कितनी है, तो जितने सर्किट एलिमेंट होते हैं उतनी नंबर ऑफ ब्रांच होती है। तो जैसे अगर इस सर्किट में कोई पूछे कि कितनी ब्रांच है, तो कितने इसमें सर्किट एलिमेंट हैं, एक ये, एक ये 3 4 5, तो 5 सर्किट एलिमेंट है। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ ब्रांच पूछे तो 5 नंबर ऑफ ब्रांच है इसमें। चाहे यहाँ जोड़ोगे, चाहे यहाँ जोड़ोगे, कहीं भी जोड़ोगे तो 5 ही आएगी। और पाथ क्या होता है? पाथ मतलब जैसे किसी भी नोड से ट्रेवल करना शुरू करो सर्किट एलिमेंट से होते हुए, यहाँ से अगर हम ऐसे ऐसे यहाँ इस नोड तक आ जाए तो ये एक पाथ हुआ, यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ से चले आए। अगर कोई भी नोड एक से ज्यादा बार ट्रेवल नहीं करते, एक से ज्यादा बार कंसीडर नहीं करते, जैसे कि ये यहाँ से अगर हम चले इस तरह से और यहाँ से आके यहाँ 2 नोड तक आ जाएंगे इस रास्ते से होते हुए, यहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये एक पाथ हो गया। और अगर हम जहाँ से चले हैं उसी नोड पे वापस पहुंच जाएं, जैसे यहाँ से एक से चलें, ऐसे ऐसे चलते हुए नोड 3 कवर करते हुए फिर नोड 2 पे आए, फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू फिर नोड पे आ जाए, तो ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया। ऐसे चले तो भी और ऐसे करके ऐसे चले तो भी, ये एक लूप हो गया। पाथ वो होता है जिसमें कि हम ऐसे चल के ऐसे चले ऐसे चले, ये पाथ हो गया। तो एक क्लोज्ड पाथ जो है वो लूप हो जाता है, कहने का मतलब बस ये है। एक किरचॉफ करंट लॉ होता है, तो करंट लॉ किरचॉफ करंट लॉ इंटर में भी पढ़े हुए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी नोड इज 0। तो कोई नोड अगर इस तरह से दिया हो जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा हो, तो जितनी करंट उस नोड पे एंटर कर रही है वो 0 होती है, या ये कह लो कि जितनी करंट उस नोड को लीव कर रही है, छोड़ रही है, उनका सम भी अलजेब्रिक सम भी 0 होता है। और ये जो लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्व रहता है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जितनी करंट किसी नोड पे एंटर करती है उतनी ही करंट उस नोड से बाहर निकलेगी, न कम न ज्यादा, क्योंकि कोई भी नोड जो है वो चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। नोड जो है वो कनेक्टिंग वायर में होता है, तो वो नोड या कनेक्टिंग वायर कोई भी चार्ज को स्टोर नहीं करता है। तो इसलिए जितनी भी करंट एंटर कर रही है, तो करंट कुछ नहीं होती, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है। इसका मतलब जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज उस नोड को लीव भी करेगा, उस नोड को छोड़ेगा भी। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है और अगर कहीं पे उसका स्टोरेज नहीं हो रहा है तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी नोड और लीविंग एनी नोड विल बी इक्वल टू 0। ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट entering into some node is equal to the algebraic sum of current leaving the node। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये वाला सवाल दिया हुआ है कि फॉर सर्किट 3.3 ये वाला, compute the current through resistor R3 if it is known that the voltage source supplies the current of 3 ampere। ये 3 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है और बाकी करंट वगैरह इसमें मेंशन है। तो जो है R3 के थ्रू, यानी कि ये आई फाइंड आउट करना है। तो ये सिचुएशन है, ये 3.1 वाला तुम्हारी प्रॉब्लम है। 10 वोल्ट ये 3 एम्पियर ये करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर इधर की ओर कर रही है, आई इधर की ओर फ्लो कर रही है, ये 5 एम्पियर है। तो इस नोड पे जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पे अगर जो है तुम केसीएल यानी कि करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे, तो इसको कैसे लगाया जाता है, लगाया ही होगा इंटर में, ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इसमें डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि अगर करंट जो नोड की तरफ एंटर कर रही है उसको पॉजिटिव लोगे, तो जो करंट को लीव कर रही है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा।
और अगर लीव जो करंट कर रही है उसको पॉजिटिव लोगे तो जो एंटर कर रही है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, बाकी चाहे तुम एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लो चाहे लीविंग करंट को पॉजिटिव लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि एंटरिंग करंट को जो लोगे उसका उल्टा लीविंग करंट को लोगे, बस इतनी सी बात है। तो जहां पे मेरा कर्सर पॉइंटर मूव कर रहा है इस पे देखोगे तो केसीएल लगा के तो 3 एम्पियर जो इसकी एंटर कर रही है दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर से बाहर जा रही है, आई एक्स बाहर जा रही है, तो 3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस आई एक्स, तो आई एक्स विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आई एक्स यहाँ देखोगे 1 एम्पियर आ गया आई एक्स इसका मतलब ये होता है कि तुमने जो डायरेक्शन आई एक्स की चुनी थी वो सही है। अगर ये आई एक्स -1 एम्पियर आ जाता तो इसका मतलब कि तुमने डायरेक्शन चुनी थी वो गलत होती, तुमको इस डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता। तो तुम डायरेक्शन कोई भी मार्क कर लो, उसको केसीएल लगाओगे तो जो सही डायरेक्शन आनी होगी वो आ जाएगी। सही में पॉजिटिव जो तुम चुने होगे उसी में वही आनी होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी तो उल्टी कर देना। तो आई एक्स विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा, और इस वाले नोट पे अगर केसीएल लगा दोगे तो 5 एम्पियर जो है वो एंटर कर रही है, आई एक्स एंटर कर रही है, दैट विल बी इक्वल टू जो करंट लीव कर रही है आई एक्स 1 एम्पियर निकाले हो, 5 + 1 कर दोगे तो आई 46 एम्पियर हो जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात? केसीएल कैसे लगता है? क्यों भाई? सर कोई 5 नहीं बताओ एम्पियर समझ वाला में? एक और बारी समझा दीजिए। हाँ 5 एम्पियर वाला जो सेकंड वाला है एक और बारी एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन वाला? 5 एम्पियर। ये वाला हाँ सर हाँ। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। देखो केसीएल में बस इतना ध्यान रखो कि ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, तो किसी भी नोड पे केसीएल लगता है तो नोड पे लगने का मतलब उसकी तरफ कुछ करंट आ रही होंगी और कुछ करंट उस नोड से दूर जा रही है। तो उस नोड की तरफ जो करंट जा रही है, जितनी भी करंट जा रही है, उनको या तो उनको अगर पॉजिटिव माने तो जो उस नोड से दूर जा रही है उसको निगेटिव मानेंगे, और अगर जो उस नोड से दूर जाने वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो जो उस नोड की तरफ आ रही है उसको निगेटिव मानेंगे, और फिर उसको जोड़ देंगे। जैसे या जोड़ देंगे या ऐसे कह लीजिए कि जितनी करंट किसी नोड में एंटर कर रही है उतनी ही करंट जो है वहां से उस नोड से निकलेगी। तो इस नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 एम्पियर एंटर कर रही है, तो हमने 3 लिख लिया, और जितनी करंट एंटर कर रही है उन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पे केवल 3 एम्पियर एंटर कर रही है तो 3 एम्पियर ही लिखा, और कितनी कितनी करंट छोड़ रही है इस नोड को या लीव कर रही है तो 2 एम्पियर लीव कर रही है, और आई एक्स हमने मान लिया आई एक्स लीव कर रही है, तो कितनी करंट लीव कर रही है आई एक्स प्लस 2 एम्पियर, और कितनी करंट एंटर कर रही है 3 एम्पियर। तो जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट जितनी करंट लीव कर रही है उसके बराबर होगी, तो यानी 3 एम्पियर जो है इज इक्वल टू 2 प्लस आई एक्स होगी। तो इस इक्वेशन से आई एक्स की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। फिर इस नोड पे लगा दें, किसी भी नोड को पकड़ने उस नोड पे जितनी करंट है उसमें केसीएल लगाने, तो इस नोड पे अगर हम देखेंगे तो आई एक्स एंटर कर रही है और यहाँ से 5 एम्पियर वाली ये एंटर कर रही है, तो एंटरिंग करंट टोटल कितनी हो गई 5 प्लस आई एक्स, और लीविंग करंट इस नोड को कौन सी है कितनी है ये केवल ये के आई, तो 5 प्लस आई एक्स यानी कि एंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू लीविंग करंट मतलब आई, और आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 एम्पियर है, आई एक्स 1 रख देंगे तो आई विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर, तो ये करंट आई जो है वो 6 एम्पियर आ जाएगी। यही पूछ रहा है, ठीक बात? ठीक है सर समझ गए। तो इस तरीके से केसीएल लगाया जाता है। और जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम सर 15 दिन में तो सेशनल होने वाला हम लोग का। 20 तारीख से ना? हाँ तो कितने यूनिट्स आएंगे उसमें? जितना पढ़ाए होंगे, यूनिट नहीं, जितना अच्छा। जो पढ़ाए होंगे जितना पढ़ाए होंगे। इंटरनल में हमेशा रूल है, थंब रूल इंटरनल का ये है, जो भी पढ़ाया जाता है हो जाता है। सर कब तक पढ़ा लेंगे सर तब तक का? कब तक? हाँ मतलब सर मतलब ये सर ऐसा तो होगा नहीं सर जब 19 तक का पढ़ाए
और 20 पेपर हाँ। होगा तो मैम सर वही दे देंगे। ना 19 को तो 18 तक पढ़ाएंगे तो वो दे ही देंगे ना अच्छा भाई। 18 ठीक तक जो पढ़ाएंगे 16 17 तक जो पढ़ाएंगे तो तुम पढ़ ही चुके होगे। 18 को जो पढ़ाएंगे मान लो मत पढ़ना होगा तो नहीं कर सकते। वो बता देंगे लास्ट का एक ही तो लेक्चर छूटेगा ना। जैसे मान यस लो सर। ये वाली प्रॉब्लम है 3.4 तो इसमें कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे काउंट करते हैं। जितने एलिमेंट हो वही नंबर ऑफ ब्रांच बन जाते हैं। जैसे इसमें एक एलिमेंट ये है वोल्टेज सोर्स, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये 6 ओम वाला, एक ये 5 ओम वाला, एक ये वोल्टेज सोर्स, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू 5 ब्रांचेस आर देयर। और क्या पूछा नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड इसमें दिया हुआ आंसर 3। सब लोग कन्विंस हो कि इसमें 3 नोड है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। इस सर्किट में 3 नोड आंसर दे रहा है तो 3 नोड ही होगा कि कुछ और होगा। ये जो नोड है ये वाला जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है और ये जो नोड है ये दोनों नोड एक ही नोड है। जैसा अभी हमने बताया कोई भी 2 पॉइंट अगर जो है किसी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, ये जो जुड़ा हुआ है ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है। तो कनेक्टिंग वायर से जो जुड़ा होता है उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, वो सब एक ही पोटेंशियल पे होता है। क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए कनेक्टिंग वायर से जो भी पॉइंट जुड़े हैं वो एक ही नोड होता है। तो ये नोड और ये नोड 2 अलग नोड नहीं हुए, ये एक ही नोड होगा। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड यहाँ पे ये वाला हो गया, यहाँ पे 2 और बाकी एक नोड। यहाँ से देखोगे तो ये जो तार है ये पूरा एक ही तार, ये सब एक तार एक तार एक ही तार से जुड़ा होगा। तो ये सारे जितने जितने पॉइंट तार पे होंगे वो एक ही नोड होंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे डॉट बना दें तो इसका मतलब ये कोई दूसरा नोड नहीं हो जाएगा। ऐसे तो हजारों नोड बना देंगे। तो इसमें एक यहाँ 2 और एक ये 3, तो 3 नोड है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि अगर IX ये वाली करंट 3 एम्पियर की हो एंड द 18 वोल्ट सोर्स डिलीवर्स 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा हो। अरे बोलिए व्हाट इज द कितना आता वैल्यू है? ऑफ RA, यानी कि इस पढ़ाइए कर करंट रहे हैं। हाँ तो पापा जी के कॉल में ले आते हैं उन्हें पूछने के लिए तो बोले देर हो रहा था ले तो जाके मंगवा दीजिए जी, भेज दीजिए। कितना मंगवाना है? मम्मी बोला पूछो, ये पहले नहीं कर पा रहे थे हैं? तो कहा कि क्लास खत्म हुआ तब भाई जाएंगे तो जो है माइक आपका अपना काम बंद करो या तो फिर हम हम बंद ले करेंगे। अभी क्लास खत्म हो जाके ले आएंगे। हमको नीचे जाना है, चल जाएंगे, पैसा है मेरे पास। नहीं देर हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें बाकी सारे सर्किट वगैरह सब करंट वगैरह मेंशन है। तो एक इस नोड पे जो है वो हम लगा दें KCL और फिर इस नोड पे लगा दें। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो यहाँ से 8 एम्पियर जो है एंटर कर रही है और IRA और I1 लीव कर रही है। तो टोटल एंटरिंग करंट जो है वो 8 एम्पियर हो गई। और जैसे यहाँ पे लगा दिया, मान लो पहले इस नोड पे लगा दिया, I1 यहाँ पे एंटर कर रही है, 13 एम्पियर जो है वो इधर से एंटर कर रही है। तो टोटल एंटरिंग करंट हो गई I1 + 13, I1 + 13। और लीविंग करंट है तुम्हारी IX, ये 3 एम्पियर है, दैट विल बी इक्वल टू लीविंग करंट यानी 3 एम्पियर। यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो I1 की वैल्यू देखो, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में क्या हुआ कि तुमने I1 माना था इस डायरेक्शन में लेकिन वैल्यू आ गई -10, तो इसका मतलब ये करंट एक्चुअली जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो I1 -10 आ गई यानी कि इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इस नोड पे लगा देंगे KCL, तो यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे जो एंटरिंग करंट है वो 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में, 8 एम्पियर की इधर से एंटर कर रही है, 10 एम्पियर की इधर से, तो 10 + 8 एंटर कर रही है और IRA लीव कर रही है। तो एंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू लीविंग करंट, तो IRA हो जाएगा, IRA 18 एम्पियर हो गया।
अगर ये इसमें से करंट 18 एम्पियर फ्लो कर रही है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये ध्यान दो कि 18 वोल्ट का सोर्स लगा है, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा है, तो इसके पैरेलल में लगा है यानी इसके वोल्टेज सेम होगी। पैरेलल में इतना तो इंटरवल पाया जाता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो 18 वोल्ट इसके क्रॉस होगी, V = IR लगा दोगे, 1 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आया समझ में? अच्छा, म्यूट हो गया। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो बताओ, अब किसी को कोई इसको समझने में दिक्कत हुई हो तो बताओ। नो सर। आज जितना बताया है उसको समझने में, उसके किसी न्यूमेरिकल में, उसके किसी पॉइंट में 2 मिनट करीब बचा हुआ है। तो अगर कोई चीज नहीं है समझ में आ रही है, KCL कैसे लगा, इसमें कोई दिक्कत है या किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसको बताएं। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से KVL जो है वो शुरू करेंगे। जो हमने फंडामेंटल चीज बता दी है, अगर उसको अप्लाई करते हुए तो तुम्हारा दिक्कत ये है कि जब एकदम सर पे एग्जाम आता है तो बताते हैं कि वाला पेपर पढ़ा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा तेजी से चलना पड़ रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम्हें जहाँ पे कंफ्यूजन हो या जहाँ पे लगे कि तेज बता रहा है या नहीं, पॉइंट पकड़ में आया, तो वहाँ पे पूछोगे तो हम उसको बता देंगे। और दूसरी बात, जो हम फंडामेंटल चीज बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किताब में नहीं लिखी हुई है। जितनी किताब में लिखी हुई है इंफॉर्मेशन और जितनी तुम्हें जरूरत उतनी हम बता रहे हैं टू दी पॉइंट। तो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे दी हुई एक्सरसाइज में, वो प्रॉब्लम खुद से करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व। जितनी की एग्जाम में आने की उम्मीद है, बहुत कठिन आने की उम्मीद शायद ना ही हो, और शायद एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो, ऐसा कुछ पेपर में आया है। तो यहाँ तक में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ, तो हम इसको एक्सप्लेन करें। नहीं तो ये भी एक काम है। जरा सा तुम लोग कितने लोग अपना वो अटेंडेंस बोल दो। रोल नंबर 1, 2, 3, प्रेजेंट सर। 4, सर रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 प्रॉक्सी मत लगाना। 2, 3, प्रेजेंट सर। 3, नो सर, रोल नंबर 2। रोल नंबर 1 ठीक है। 4, प्रेजेंट सर। 5, 6, 7, 8, 6 9, yes sir. Present sir. 6 yes sir. 7, 7. 8, सर रोल नंबर 8। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, प्रेजेंट सर। 18 present sir. 18 present. 15 Sir 18 present. ठीक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24 प्रेजेंट सर। 25 sir. Present sir. Sir 25. 25, 26, Yes sir. 24 सर। 24, present, sir. 26 present, 27, 28, 29, 30, 29 present, 31, 30 present sir. 31, 32, 33, 34,